क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो भारतीय संविधान हमारा मुख्य विषय चल रहा था। पूर्व के लेक्चर में भारतीय संविधान में हमने पढ़े थे कुछ प्रमुख अनुच्छेद। तो उसी क्रम में आगे के और भी अनुच्छेद पढ़ते हैं हम। तो आइए पढ़ते हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेद पूर्व के लेक्चर से आगे की। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भारतीय संविधान प्रमुख अनुच्छेद। प्रमुख अनुच्छेद। तो पूर्व के लेक्चर में हमने अनुच्छेद 43 यानी 43 तक पढ़ा था, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि मनरेगा कार्यक्रम को अनुच्छेद 43 के अंतर्गत रखा गया है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 51A का जी पॉइंट। अनुच्छेद 51 का ए और उसका जी पॉइंट। अनुच्छेद अनुच्छेद 51 ए का जी। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए जी। तो इस बल्कि इसको इस तरह से लिख दें, अनुच्छेद 51 ए का जी बिंदु। ये तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या रखा गया है, यानी कि जो भी हमारी प्राकृतिक संपदाओं के अंतर्गत हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, उसके अंतर्गत आने वाले समस्त तत्व जैसे नदी, वन, झील, तालाब, ठीक, इनका संरक्षण, इनकी सुरक्षा। क्योंकि अब तक तो आप भली भांति ये जान ही चुके हैं कि पर्यावरण कितना हमारे लिए जो है उपयोगी है, इसकी सुरक्षा किया जाना जो है कितना आवश्यक हो गया है। वर्तमान में आप देखते हैं कि पर्यावरण के असंतुलन से अगर कहीं कहीं जो है अतिवृष्टि होती है, यानी बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, इतना ज़्यादा पानी बरसता है कि बाढ़ आ जाती है। अभी आपने वर्तमान में कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में देखा कि कितनी बड़ी विभीषिका रही, अपार जन धन की हानि हुई। तो इससे बचने के लिए हमें आपको पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। इन्हीं उद्देश्यों को इस अनुच्छेद में निहित किया गया है। तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत नदी, वन, झील, ठीक है, नदी, वन, झील और वन्य जीव
वन्य जीव का मतलब वाइल्ड एनिमल्स, जंगलों में रहने वाले जंतु, ठीक है। वन्य जीव की रक्षा करें, संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वन्य जीव का संरक्षण करें, यानी इनकी सुरक्षा करें, ठीक है। जितने भी हमारे अभयारण्य हैं या ये जंगली जानवरों को सुरक्षित रखने की जो जगह है, वहाँ पर अवैध शिकार होता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए शिकार करते हैं, तो हमें उनकी सुरक्षा करना है, संरक्षण करना है। संवर्धन करें, संवर्धन करें। संवर्धन का तात्पर्य है कि उनकी संख्या बढ़ाएं, उनकी जनसंख्या बढ़ाएं, ठीक है। उन जीवों की संख्या में वृद्धि करें। तो ये तभी संभव है कि जब हम उनके आवास स्थान के आसपास ऐसे स्थितियां न उत्पन्न करें जिससे कि उनका जीवन प्रभावित हो। तो संवर्धन करें एवं प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ये हो गया अनुच्छेद 51 का एक। समझ में आ गया होगा। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हमें क्या है, नदी वन झील पूछा गया है भाई। ये नदी वन झील और वन्य जीव का संरक्षण, ठीक है। अब आते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी जो हमारा संघ है तो उसमें जो कार्यपालिका है, कार्यों, विधायिका कानून बनाती है और जो मंत्रीगण हैं उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो उन कार्यों को पूर्ण करते हैं। तो जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या है? अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट
राज्यसभा यानी जो उच्च सदन है हमारी विधायिका का, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष होता है, यानी इस पद पर उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त कोई दूसरा आसीन नहीं हो सकता है। यानी उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। कहाँ का? राज्यसभा का। क्लियर? अगला अनुच्छेद देखते हैं। सॉरी, अनुच्छेद 74। ठीक, अनुच्छेद 74 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी एक मंत्रिमंडल होगा। समझ में आया? एक मंत्रिमंडल होगा, ये सलाह देने का और सहायता देने का काम करेगा। साथ ही साथ जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री हो गया, यानी जो मंत्रिपरिषद होगी उसका हेड जो है प्रधानमंत्री होगा। जिसके शीर्ष पर, यानी हेड के रूप में शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा, जिसकी सलाह पर ये कार्य होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री होगा जिसकी सहायता एवं सुझाव पर, जिसकी सहायता एवं सुझाव पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेंगे। ओके, तो ये हो गया अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 यानी 76, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। यानी राष्ट्रपति द्वारा
महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। समझ में आ गया होगा? तो नोट कर लीजिए इसे। आगे आते हैं, अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 में बताया गया है, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो राष्ट्रपति को सारी जानकारियां उपलब्ध कराए। ठीक है, प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वो राष्ट्रपति महोदय को सारी जानकारियां उपलब्ध कराए। ये बताया गया है अनुच्छेद 78 यानी 78 में। तो राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराने के राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ठीक, यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को जानकारियां उपलब्ध कराए जिस संबंध में मांगी जाए। ठीक है, आगे आते हैं अनुच्छेद 85 अनुच्छेद 85 तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। ठीक, तो ये पावर है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं 108। अनुच्छेद
अनुच्छेद 108, यदि यानी किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। तो संयुक्त अधिवेशन का मतलब एक मीटिंग। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, यानी ये व्यवस्था की गई है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। अगला अनुच्छेद देखते हैं 110। अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 110 के द्वारा धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 देखिए क्या है कि संसद में जब दोनों सदनों द्वारा कोई भी विधेयक पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक का मतलब मसौदा, जो प्रस्ताव है, जो लेकर तैयार किया गया है कि ये संशोधन किया जाना है या ये इस पर विचार किया, जो भी मतलब ड्राफ्टिंग तैयार की गई है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए भेजा जाता है, उनका साइन होने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है
अब राष्ट्रपति इस विधेयक को स्वीकार भी कर सकता है, यानी इस पर सहमत हो सकता है, असहमत भी हो सकता है। ठीक है, अगर सहमत होता है तो हस्ताक्षर कर देगा, अगर असहमत होता है तो इसे जो है पुनः संशोधन करने के लिए संबंधित सदन को वापस कर देगा। ठीक है, और पुनर्विचार के लिए संबंधित सदन को वापस कर देगा। अगर सदन उस पर जो है दोबारा पुनर्विचार नहीं करता है, उसी रूप में उसे राष्ट्रपति को भेज देता है, तो फिर राष्ट्रपति महोदय को हस्ताक्षर करने ही होते हैं। ये व्यवस्था की गई है। अब हम आगे लिखेंगे नहीं इसमें, ये मतलब समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को इस पर सहमति या असहमति जताने का अधिकार है, यानी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, लेकिन क्या है, इस पर अपनी सहमति या असहमति दे सकता है। लेकिन अगर वो पुनर्विचार के लिए पुनः संबंधित सदन को वापस कर देता है तो सदन उस पर विचार करता है। यदि वो विचार नहीं करता है, उसमें कोई संशोधन नहीं करता है, पुनः उसी रूप में दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति को जो है इस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। अब अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 112, इसमें क्या बताया गया? प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वित्त मंत्री द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। ठीक, वित्त मंत्री जो है संसद के समक्ष बजट पेश करेगा। ये व्यवस्था की गई है हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 द्वारा। अगला अनुच्छेद है 117, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यानी राष्ट्रपति की सलाह के बिना या सिफारिश के बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर यदि कोई भी टैक्स लगाया जाता है के बगैर कोई विधेयक
जो कर या टैक्स लगाता है तो उसे विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यानी उस टैक्स को जो है विधायिका में यानी कानून बनाने वाली संस्था में नहीं रखा जा सकता, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। तो ये हो गया अनुच्छेद 117। आगे आते हैं, नोट कर लीजिए इसे। अनुच्छेद, अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 संसद में सत्र नहीं चलने की संसद में सत्र नहीं चलने की स्थिति में यानी जब संसद में सत्र न चल रहा हो, ठीक है, संसद कोई सत्र न चला रही हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ठीक, अगला अनुच्छेद जो है 124, तो उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट भी लगाने का अधिकार है अनुच्छेद 124 के द्वारा। याद रहेगा, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन एवं इम्पीचमेंट लगाए जाने का जो है प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 के द्वारा। ठीक, अगला अनुच्छेद है हमारा जो 129। तो 129 में ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। अभिलेख न्यायालय का मतलब मैंने बताया था कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, तो ये जो भी निर्णय देती है, ठीक है, जो भी निर्णय देती है, तो उस दिए गए निर्णय को इसको ये जो है अखबार में छपवाती है, और इसे जो है सुरक्षित रखा जाता है कोर्ट में, और इस निर्णय के आधार पर ही निचली अदालतें यानी हाई कोर्ट्स और जो
जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं, वो उस दिए गए निर्णय के आधार पर ही आगे भविष्य में निर्णय देते हैं, उसका विवेचन करते हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक अभिलेख न्यायालय भी है। ठीक, तो अभिलेखों का मतलब अभिलेख का मतलब क्या है कि जो तर्क के लिए आगे आने वाले समय में प्रस्तुत किया जाए, ऐसा रिकॉर्ड जो तर्क के लिए आगे आने वाले समय में प्रस्तुत किया जाए। ठीक, तो ये अभिलेख है, अभिलेख न्यायालय का भी कार्य करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 के अकॉर्डिंग। और अगला जो अनुच्छेद है खास 148 अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 148। देखिए भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। आगे आने वाला समय जो है बहुत ज़्यादा गहराई से जांच करता है कि अभ्यर्थी में कितनी अधिक योग्यता है। तो इस वर्तमान समय में तो ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि पहले ही बहुत सारे बच्चे जो है छांट दिए जाते हैं, फिर आगे उत्तरोत्तर जो भी कंपटीशन आते जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी हो गया है कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया जाए, तो गहराई से आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, अगला अनुच्छेद 148। तो 148 के लिए जो है नियंत्रक एवं महापरीक्षक, नियंत्रक एवं महापरीक्षक, निरीक्षक एवं नियंत्रक एवं महापरीक्षक यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नियंत्रक एवं महापरीक्षक यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 जो है ये राज्यों में मंत्रि परिषद गठन करने का प्रावधान किया जाता है इसके अंतर्गत। यानी स्टेट्स में जो मंत्रि परिषद है उसके गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 168 में 163 में। और साथ ही साथ इसके हेड में यानी मंत्रिपरिषद के हेड में एक मुख्यमंत्री होगा और इसे सलाह मशविरा देने के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच में जो तालमेल है, ठीक है, अगर राज्यपाल को ये लगता है कि कोई भी कार्य जो है भारतीय संविधान यानी के अनुसार नहीं चल रहा है, संवैधानिक नहीं है, तो उस पर जो है वो मुख्यमंत्री को सूचित करता है। और अगर बात नहीं बनती है तो तत्संबंध में वो जो है प्रधानमंत्री को भी सूचित करता है। ठीक, तो ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 163 में। तो देख लीजिए अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 राज्यों में कार्य निष्पादन
एवं सुझावों हेतु एक मंत्रि परिषद का गठन किया जाएगा। जिसके शीर्ष पर एक मुख्यमंत्री होगा। जिसके शीर्ष पर एक मुख्यमंत्री होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में राज्यपाल के स्वविवेक यानी अपनी मर्जी से राज्यपाल कोई अगर सलाह देता है, कार्य थोपना चाहता है तो मानने के लिए, अथवा मंत्रिपरिषद भी अगर अपने विवेक से कोई इस तरह के फैसले लेती है या सुझाव देती है मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल के स्वविवेक अथवा मंत्रिपरिषद के सुझाव मानने के लिए वह बाध्य नहीं होगा। ठीक। मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। अगला अनुच्छेद देखते हैं 169, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 169। तो इस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि राज्यों में विधान परिषदों की रचना अथवा उसकी समाप्ति। राज्यों में जो विधान परिषद होती है, 7 राज्यों में है कुल मिलाकर के भारत के राज्यों में विधान परिषदों की रचना, विधान परिषदों की राज्यों में विधान परिषदों की रचना एवं उनकी समाप्ति राज्यों में
विधान परिषदों की रचना एवं उनकी समाप्ति, विधानसभा द्वारा बहुमत पारित प्रस्ताव द्वारा, विधानसभा द्वारा प्राप्त बहुमत यानी अगर कोई भी राज्य अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहता है तो सर्वसम्मति से जो है सदन में बहुमत से प्रस्ताव पारित करवा करके और इसे जो है केंद्र को सूचित करके वो विधान परिषद का गठन कर सकती है। ठीक है, तो वही बताया गया यहाँ कि विधानसभा द्वारा प्राप्त बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा स्वीकृत से संबंधित है। सभा द्वारा प्राप्त बहुमत का प्रस्ताव तथा संसद द्वारा प्राप्त स्वीकृत से संबंधित है। स्वीकृत से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे इतने आर्टिकल, तो अच्छे से तैयार करिए। और भाई नए छात्रों से पुनः अनुरोध को मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोज प्राप्त करने के लिए जो मेरा बेल ऑल आइकन है उसे प्रेस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।